उसमें मैंने क्या सिखाया है, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको कल कहानी बताई थी, जो मैंने आज आपको कहानी बनाई थी, ये सारे मेंस के लिए है। मेंस के लिए आपके पास फुल फ्लेज्ड अभी आंसर लिखा हुआ है। जो मैंने सारी स्टोरी बताई, कोसी फ्लड के बारे में सारी स्टोरी बताई, वो आपका आंसर है। उसी को आपको मॉडिफाई करके, उसी को आपको सही शब्दों को पिरोकर उसको एक आंसर लिखना है। अब मुझे प्रीलिम्स के लिए भी तैयारी करनी है। प्रीलिम्स के लिए मैं 5 पेज नहीं पढ़ सकती हूँ, 5 पेज ऑफ इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ सकती हूँ, 10 पेज फिजियोग्राफिक डिवीजन में मैं खर्च नहीं कर सकती हूँ। एग्जाम से एक दिन पहले क्या आप ये पढ़ के जाओगे, 10 पेज पढ़ के जाओगे, या फिर एक पेज पढ़ के आओ जिसमें सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, एक पेज पढ़ के जाओगे ना। तो सेम चीज़ मैंने आपको उसमें करके रखा है कि जैसे कि लोकेशन है, लोकेशन में क्या क्या इंक्लूड होगा कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसके साथ करता है, इसके बाउंड्रीज कितनी है, कोस्टल रैंक कितना है, वगैरह वगैरह, ये सब मैंने उसमें लिख रखा है। एक पेज में सारे आंसर है, एक पेज, बस उसी को आपको पढ़ना है। हाँ हाँ, जनरल इंट्रोडक्शन वही वाला, ठीक है। उसमें एक लिखा हुआ है अफगानिस्तान का बॉर्डर के बारे में लिखा है। अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है ना, इंडिया और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, वो है 106 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। 106, तो उसमें आप चेंज कर लीजिएगा, दैट्स इट। यही बताना था। समझ में आ गया नोट्स कैसे बनाते हैं? प्लीज मेक नोट्स लाइक दिस ओनली। ना तो पढ़ते हो, ना तो पढ़ के आते हो, ना तो होमवर्क करते हो, ना तो मूवी देखते हो, करते क्या हो? सोते हो? नहीं, पढ़ते हो? पढ़ो। एंड गर्ल्स के लिए स्पेशली मैं हमेशा पार्शियल रहूंगी। डियर गर्ल्स, प्लीज डू स्टडी, यू हैव लिमिटेड टाइम, आफ्टर दैट योर पेरेंट्स विल, चल बेटा। सी, हंसने वाली बात नहीं है, हम सोसाइटी में रह रहे हैं, हम डेवलप सोसाइटी में रह रहे हैं, बट स्टिल वह माइंडसेट आर लाइक दैट ओनली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैम जो है ये सारी बातें बताती है, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, आपको उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। वो लड़कों को मिलता है कि अच्छा चल ठीक है, कर ले कर ले कर ले, आई हैव सीन दैट, ठीक है। ओके, चलिए। हाँ, हमने पढ़ लिया था। हमें पढ़ना है असम प्लेन्स। फिजियोग्राफिक डिवीजन में जब हमने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, आपको याद है हमने एक मैप बनाया था जिसमें सारे इंपॉर्टेंट रेंजेस को हमने मार्क किया था। यहाँ पे था शिवालिक रेंजेस था, डाफला, बोर, मिश्मी वगैरह, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स या फिर लुशाई हिल्स, याद है। यहाँ पे था बरेल रेंज, राइट। घर पे जाके कृपया करके अपने एटलस को खोल के उसको रिवाइज कीजिए, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है, प्लीज। ओके, कुछ इस तरह से हमने मैपिंग की थी, याद है। अब मैपिंग तो बता दिया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है ना, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती है। स्पेशली इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। क्या ब्रह्मपुत्र में, क्या असम में हर साल बिहार की तरह फ्लड आता है? क्या अभी न्यूज में है असम? यस, हमेशा, हर साल बाई साल थोड़ा सा बारिश होता है, असम इज फ्लडेड विथ वाटर। जरा सी बारिश हुई, असम इज फ्लडेड विथ वाटर। क्यों? यस, यू हैव अ डाउट। ग्लेशियर बर्स्ट? नहीं नहीं, ग्लेशियर बर्स्ट जो होता है वो जहाँ पे मोस्टली हमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में नहीं, उत्तराखंड, हिमाचल वाले रीजन में आपको देखने को मिलता है। हम बात करेंगे ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट क्या होता है जब हम फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ये सवाल आया हुआ था, यूपीएससी ने भी पूछा है एंड शायद बीपीएससी ने भी पूछा है। यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक जो भी नया टर्म होता है वो सारे से हमेशा ये पूछते, जैसे कि इंटरनेट ऑफ थिंग कुछ साल पहले बहुत नया टर्म था, तो उन्होंने उससे पूछा कि इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है, ठीक है। ओके, ब्रह्मपुत्र यहाँ पे है असम। ब्रह्मपुत्र के मतलब सॉरी, असम में जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है ना, असम इस तरह से है। ये जो डिप्रेशन वाला रीजन है ना, यहाँ पे है असम, इस साइड्स में है हिमालयन माउंटेन सिस्टम, इधर में है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाले जो ये सारे रेंजेस है, ओके।
एक डिप्रेशन की तरह है असम। असम जो है ब्रह्मपुत्र के फ्लड प्लेन से जो गाद लेके आई थी, जो नदी अपने साथ डिपॉजिट्स लेके आती है, उससे क्रिएटेड है। वो फ्लड प्लेन एरिया है। ओके, जब ये फ्लड प्लेन एरिया है तो जब भी यहाँ से बहुत सारा पानी आता है, हर साल यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि एक तो नदी अपने साथ पानी लेके आ रही है, वेस्ट बे ऑफ बंगाल से हवा जब अपने साथ मॉइस्चर लेडन विंड्स लेके आती है, टकराती है, टकरा के मौसिन राम सबको पता है वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश कराती है। बारिश के कारण बहुत सारी नदियाँ फ्लो होती है। अब इस साइड में तो फ्लो होगी नहीं, क्योंकि मतलब ज़्यादा नदियाँ फ्लो होगी नहीं, क्योंकि डायरेक्शन जो है ना, जो झुकाव है, पानी का जो झुकाव है वो इस तरह से डिप्रेशन है, तो डिप्रेशन वाले एरिया में फ्लो करेगा, ऊपर से नीचे तक पानी फ्लो करेगा। इसीलिए असम में हमेशा फ्लड आता है। ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल ब्रांच अपने साथ मॉइस्चर लेके आती है, बारिश कराती है और फ्लड आता है। असम में इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली ये है ना, ये पूरी तरह से नदी के रास्ते में स्थित है। यानी कि सपोज कि नदी पहले यहाँ से यहाँ तक बह रही थी, ये नदी का इलाका था, यहाँ से यहाँ तक बह रही थी। कुछ टाइम के बाद नदी जो है ना थोड़ी सी संकरी हो गई, थोड़ी सी नैरो हो गई, या फिर नदी ने अपना रास्ता चेंज कर लिया। अब नदी फ्लो हो रही है, अब नदी फ्लो हो रही है इस जगह से इस जगह के बीच में। ठीक है, इंसान ने क्या किया, हमने क्या किया, क्योंकि ये एरिया अब ब्लैंक पड़ा है, खाली पड़ा है, हमने क्या किया, यहाँ पे सेटलमेंट किया। सेटलमेंट, घर बनाए, एग्रीकल्चर फील्ड बनाए, फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें हमने यहाँ पे की। अब जब नदी फिर से अपना रास्ता चेंज करती है, नदी है उसको तो नहीं पता ना यहाँ पे लोग रह रहे हैं, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे पुअर लोग रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे नहीं बहना चाहिए। नदी तो है वो बहेगी। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी से ग्लेशियर मेल्ट आ रहा है, यहाँ से पानी बह रहा है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच का पानी बह रहा है। अब जब पानी बहेगा तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, क्या उसको भी अपने साथ लेके जाएगी? तो हम क्या बोलेंगे कि फ्लड आ गया है। बट इन रियलिटी वी आर लिविंग ऑन द बेड ऑफ द फ्लड प्लेन्स। हम इसी जगह पे रह रहे हैं। क्या अभी आप कभी पुराना मैप देखा है बिहार का? कभी जब आप हिस्ट्री पढ़ो ना, हिस्ट्री ऑफ बिहार, उसमें क्या होगा कि जो गोल घर है वो गंगा नदी के किनारे पे था। फोटो देखा है? उसके जस्ट बगल में था। क्या अभी कहाँ है नदी? बहुत दूर है। नदी ने अपना कोर्स शिफ्ट किया है, नदी संकरी हो गई है। वो जो कोर्स शिफ्ट किया है, क्या उसमें हम अभी हम रह रहे हैं? उस फ्लड प्लेन में हम रह रहे हैं? इन फ्यूचर उस नदी में अगर फिर से पानी आता है, इस रीजन को बहा के लेके जाता है, हम क्या कहेंगे? बाढ़ आ गया है। तो ये प्रोसेस हमेशा चलते रहता है, आपको इसी का सलूशन देना है। ठीक है, कि सलूशन क्या होगा कि जो फ्लड प्लेन एरिया है उसमें हम सेटलमेंट ना करें। अभी ये जो आप अगर आप कुर्जी से इधर आ रहे हो, बोरिंग रोड के साइड जब आते हो, तो एक वॉल आपको मिलता है जहाँ पे बहुत सारा पेंटिंग किया हुआ है, उस वॉल के बहुत सारे घर है। कभी आप देख रहे हो वो वॉल क्यों बनाया गया था? वो नदी से प्रोटेक्शन के लिए बनाया था। बट नदी अब बहुत दूर जा चुकी है, जब से ये मरीन ड्राइव बना है और दूर जा चुकी है। राइट। तो आपसे पॉलिसी मेकर्स आपसे यही सवाल जानना चाहते हैं कि आप क्या मेजर्स लेंगे। आप सरकार को बताइए। सरकार तो ऐसा कोई भगवान नहीं है ना कि उसके पास सारे इन्फॉर्मेशन आ जाएंगे, वो आपसे आइडियाज मांगेंगे। पॉलिसी मेकर्स ऐसे बनते हैं। ठीक है, तो आप क्या दोगे? आप बताओगे कि हम यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इंडिया और चाइना के बीच में बेटर रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि वो जो एक्सेस वाटर है उसका हम इस्तेमाल कर सके, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम उसका इस्तेमाल कर सके, यहाँ जो पॉपुलेशन है उनको अपलैंड वाला एरिया मिले ताकि जो फ्लड प्लेन ऑफ असम है उसके ऊपर जो दबाव है, यानी कि हम जिस एरिया में अभी हम रह रहे थे वहाँ पे हम ना रहें, इस फील्ड में हम एग्रीकल्चर ना करें। ठीक है, तो ये सारे आप दे सकते हैं। ये था स्टोरी ऑफ असम प्लेन्स। लिख लिया या मेरा शक्ल देखा सबने? नहीं लिखा, मुझे पता है। लिखो ये सब चीज़ें। ये मेंस का आंसर मैं बताती हूँ, ये मैं कहानी नहीं बताती हूँ, मैं पढ़ के आती हूँ ताकि मैं आप लोग को बताऊँ। रात में पढ़ती हूँ, अच्छा मुझे ये सब बताना है, ठीक है मैं ये पढ़ लेती हूँ। ये सारी चीज़ें लिखो।
कि वहाँ पे क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्लेशियर से भी पानी आ रहा है, बे ऑफ बंगाल से बहुत ज़्यादा पानी, उसके बगल में मौसिन राम स्थित है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी आता है। इसका हम क्या मेजर्स ले सकते हैं? इंडिया और चाइना के बीच में हम बेटर रिलेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, बायलेटरल रिलेशन अच्छा हो सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कर सकते हैं, डैम क्रिएशन कर सकते हैं, जो फ्लड प्लेन एरिया है उसमें हम सेटलमेंट को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, फ्लड प्लेन एरिया को हम किसी और वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब नदी का कोर्स चेंज हो। इस तरह से आप आंसर लिखोगे। हाँ, आप क्या पूछ रही थी? मौसिन राम। हाँ। हाँ, मेघालय में है। वहां पे सी मेघालय पूरा प्लेट्यू है ना, हमने बात की थी प्लेट्यू लैंड है। प्लेट्यू लैंड में यहाँ बारिश होती है, सारा पानी नीचे जा जाएगा। प्लेन, प्लेन के बाद प्लेट्यू, प्लेट्यू के बाद हिल्स, हिल्स के बाद माउंटेन्स, राइट। तो अगर माउंटेन पे बारिश हो रही है तो नीचे पानी आएगा। मोस्टली फ्लड प्रोन कौन होगा? जो प्लेन एरिया होगा, क्योंकि उसके पास पानी ही पानी है, राइट। लिख लिया, कहानी लिखा। चलो, आज मैं चाहती हूँ कि डेक्कन ट्रैप भी कंप्लीट कर ले हम, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स भी कंप्लीट कर ले, फटाफट करेंगे थोड़ा। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था? K7, हाँ बोलिए, सवाल पूछिए। एक बार फिर से सवाल पूछिए। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं, मैंने सुना नहीं। किस चीज़ पे? न्यूक्लियर वेस्ट के ऊपर? मैं आपका कॉन्टेक्स्ट नहीं समझी, आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, आप फिर से बताओ। पहले सवाल फ्रेम करो, फिर मुझसे पूछो, ठीक है? कहानियाँ पहेलियाँ मुझे नहीं आती है बुझाने। चलिए, ठीक है, आज हम कंप्लीट करेंगे, हमें बहुत बहुत सारी चीज़ कवर करना है। आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम अरावली रेंज के बारे में पढ़ेंगे, अरावली के बारे में। उसके बाद हम जाएंगे डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स के बाद के ऊपर मुझे लगता है शायद आइलैंड्स जो है, जिसको मैंने कहा था कि हम बाद में कवर करेंगे, तो वो शायद मुझे लग रहा है मैं कल कवर कर पाऊंगी। अरावली रेंज।
डन, यस। अरावली रेंज, डन। चलिए, दिलवारा टेम्पल, जैन, यही पूछना था। इसके ऊपर गुरु शिखर 1722 मीटर, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली। ठीक है, अब कुछ कुछ पॉइंट्स आप लिखेंगे। अरावली रेंज का फॉर्मेशन याद है, हमने हिमालय माउंटेन फॉर्मेशन याद किया था। हिमालय माउंटेन फॉर्मेशन एक फोल्ड माउंटेन सिस्टम है, वलित पर्वत है, यानी कि फोल्ड किस तरह से क्रिएट हुआ था, दो प्लेट्स के कंप्रेशन के बीच में इस तरह से फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ था, जिसे हमने कहा था ये हिमालयन माउंटेन सिस्टम है। सेम चीज़ जो है ना वो अरावली के साथ भी हुआ था, बट बहुत साल पहले जब ये हमारा जो इंडियन प्लेट्यू है या फिर ये इंडियन जो क्रेटॉन था, मतलब कि इंडिया जो लैंड मास था ना, इंडियन पेनिनसुला जो लैंड मास था, जब ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था ना, तब ये कोलिजन हुआ था, तब अरावली रेंज का फॉर्मेशन हुआ था अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। और हिमालयन माउंटेन सिस्टम का फॉर्मेशन कब शुरू हुआ था? 70 मिलियन ईयर्स अगो, मिलियन ईयर्स अगो और ये बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि ये तब फॉर्मेशन हुआ था जब ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। तब कैसे क्रिएट हुआ था? गोंडवाना लैंड में स्प्लिट के कारण, सॉरी, गोंडवाना लैंड में कोलिजन के कारण ये माउंटेन रेंज क्रिएट हुए थे। जब ये माउंटेन्स आप लिखते जाएंगे, मेरा शक्ल नहीं देखना है, जब ये माउंटेन्स क्रिएट हो रहे थे ना, तब ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स थे, बहुत ऊंचे ऊंचे पीक्स थे, बट ओवर द टाइम, क्योंकि ये बहुत साल हो चुका है, बट ओवर द टाइम इनका इरोजन होने लगा, इनका अपर्दन होने लगा। कैसे अपर्दन हुआ? हवा, पानी, बारिश, इन सब कारण से ये जो माउंटेन रेंज है जो उस समय बहुत ऊंचे थे, अभी आपको क्या मिलते हैं? अभी रेलिक्ट पर्वत मिलते हैं, मतलब कि बचे हुए भाग मिलते हैं। यहाँ पे इसकी हाइट बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है। रायसीना हिल्स के बारे में सुना है? सुना है रायसीना हिल्स के बारे में? भारत का पार्लियामेंट कहाँ है, किस हिल पे है? अच्छा, और प्रेसिडेंट का घर वहीं है। रायसीना हिल्स के बारे में नहीं जानते? रायसीना हिल्स इज द एक्सटेंशन ऑफ अरावली रेंज। क्या आपको बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ मिलते हैं? वो नहीं, वो बहुत ही थोड़ा सा अपलैंड एरिया है। ये सारे कब क्रिएट हुआ? ये सब क्रिएट हुआ 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। धीरे धीरे ओवर द टाइम, धीरे धीरे ये टूटने लगा, इसका अपर्दन होने लगा। पहले इसकी हाइट इतनी ऊंची थी, धीरे धीरे इसकी हाइट बहुत ही छोटी रह गई, ये छोटी होती चली गई, जिसे आप अभी अरावली रेंज कहते हैं। कभी अपलाशियन माउंटेन रेंज का नाम सुना है? कहाँ पे है अपलाशियन? दिल्ली में है, हरियाणा में है अपलाशियन माउंटेन रेंज। अपलाशियन माउंटेन रेंज है यूएसए में, यूएसए के ईस्टर्न साइड में, ठीक है, जहाँ पे ग्रेट लेक्स है। कभी नाम सुना है ग्रेट लेक्स का? मिशिगन, हुरॉन, ये सारे नाम सुने होंगे कभी, ग्रेट लेक रीजन, उस रीजन में मिलता है। उसी रीजन में उनको बहुत सारे कोल वगैरह सब मिलते हैं। तो अपलाशियन माउंटेन रेंज भी बहुत साल पहले क्रिएट हुआ था, धीरे धीरे उसका इरोजन हुआ, धीरे धीरे वो टूटने लगा। कोई भी जो स्ट्रक्चर है ना, वो एज इट इज़ नहीं रहता है हमेशा। जो नेचुरल प्रोसेस है, जो फिजिकल प्रोसेस है, वो सारे काम करते हैं और धीरे धीरे उसको छोटा होते जाता है, उसका इरोजन होते जाता है। सेम प्रोसेस अरावली रेंज के साथ भी हुआ। ओके, इसलिए आपको इतना, ये जो हिमालय, सॉरी, जो अरावली रेंज है ना, इसका कम हाइट आपको मिलता है अभी। इंपॉर्टेंट इसका पीक आप लिखेंगे, लिख लिया होगा, गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है वो उसका हाईएस्ट पीक है 1722 मीटर। जब आप अरावली रेंज को आप देखोगे, नॉर्थ टू साउथ इसका एक्सटेंशन है, यानी कि ये लंबा है, नॉर्थ टू साउथ इसका एक्सटेंशन है। नॉर्थ में इसका हाइट कम है, प्लस नॉर्थ में ये नैरो है, कम है इसका जगह में, इसने कम जगह ऑक्यूपाई किया है। और साउथ में जब आप आओगे तो ये एक्सटेंडेड है, वाइड है, ठीक है, डन, लिखा नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंशन है इसका 670 किलोमीटर। अगर मैं दिल्ली से, रायसीना हिल से अहमदाबाद तक मैं जाऊंगी तो मुझे इसकी टोटल लेंथ मिलेगी 700, कितना है, 670 किलोमीटर। डन। इसका कोई इंपॉर्टेंस भी है?
इस माउंटेन सिस्टम का, इस माउंटेन रेंज का क्या है इंपॉर्टेंस? हाँ, बारिश को लेकर भी है। दूसरा, हाँ बारिश हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। दैट्स वाई आपको यहाँ से नदी निकलते हुए मिलती है। दैट्स वाई आपको कभी आपने माउंट आबू का फोटो देखा है? नहीं, कभी देखना, वो बहुत हरियाली आपको मिलेगा, पर वो तो राजस्थान वाले रीजन में है। फिर आपको आप सोचोगे कि राजस्थान वाले रीजन में इतनी हरियाली कहाँ से आ जाएगी? वो इसलिए क्योंकि ये वाइड है, बेस में इसका वाइड है, यानी कि जो साउथ वाला पोर्शन है ना वो वाइड है। जब वाइड होगा तो जब भी यहाँ से अरेबियन सी वाला ब्रांच जब पानी हवा लेके आएगी, इससे टकराएगी, टकरा के फिर यहाँ पे बारिश कराएगी। ठीक है, इसलिए इस रीजन में ज़्यादा आपको ग्रीनरी देखने को मिलता है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि ये सबसे पहले डिवाइड करती है गंगा और इंडस रिवर सिस्टम को डिवाइड करती है, एज अ वाटर डिवाइड काम करती है। वाटर डिवाइड क्या क्या मतलब है? वाटर डिवाइड का मतलब है जैसे कि ये एक माउंटेन है, ठीक है, इस माउंटेन से दो नदी निकल रही है, एक नदी इस साइड जा रही है, एक नदी इस साइड जा रही है। अब जब भी बारिश होगी ना तो पानी या तो इस साइड जाएगा, पानी या तो उस साइड जाएगा, ठीक है। तो ये दो नदियों को विभाजित कर रहा है, दो नदियों के जो सिस्टम है जहाँ से उसको पानी मिलता है उन सारे को वो डिवाइड कर रहा है, उसी को हम कहते हैं वाटर डिवाइड। हिंदी में मुझे देखना पड़ेगा उसे हम क्या कहते हैं। समझ में आया? लिखा वाटर डिवाइड के बारे में? Aravali range act as a water divide between Indus and Ganga river system. Act as a water divide between Indus and Ganga river system. जल विभाजन ही कहते हैं नॉर्मल। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इसका ये है, वाटर डिवाइड की तरह काम करता है। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है कि ये आपका है राजस्थान, यहाँ पे है अरावली रेंज, यहाँ पे है आपका गैंगेटिक बेल्ट है, कल हमने पढ़ा था। अपने मैप प्लीज याद करते रहिए कि हम मैप में कहाँ हैं, किस रीजन में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो राजस्थान है, क्या राजस्थान में डेजर्ट है? क्या यहाँ पे जो भी हवा चलेगी लूज पार्टिकल्स हवा बहुत सारा अपने साथ लेके जाएगी? कभी मूवी में देखा है कि रेत का एक तूफान भवंडर सा आया हुआ है, अपने साथ बहुत सारा रेत लेके जा रहा है? क्योंकि ये माउंटेन यहाँ पे स्थित है, ये अरावली रेंज है, तो यहाँ से जो भी डस्ट पार्टिकल्स मूव करेगा ना वो रुक जाएगा, ये गैंगेटिक बेल्ट तक नहीं पहुँच पाएगा। इसका कारण ये भी एक इम्पॉर्टेंस हो गया, राइट हुआ। दूसरा इम्पॉर्टेंस, सॉरी गैंगेटिक बेल्ट लिख लिया एंड ये वाटर डिवाइड लिख लिया। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आप ये लिखोगे कि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ ओरिजिनेट होती है, जैसे कि लिख लिया ये। नेक्स्ट वन आप लिखोगे कि इंपॉर्टेंट रिवर जो यहाँ से ओरिजिनेट होती है वो है बनास, लूनी एंड साबरमती। सबसे पहले बनास नदी, बनास नदी, थैंक यू। बनास नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है? बनास नदी इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना। और यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा। बनास नदी यहीं से ओरिजिनेट होती है और वो जाके चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है साबरमती नदी। साबरमती नदी साउथ ऑफ अरावली रेंज से ओरिजिनेट होती है और यह जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। इसी साबर नदी के किनारे पे स्थित है कौन सा शहर? ए हेलो, अहमदाबाद। दयाबेन, दयाबेन फ्रॉम अहमदाबाद ओनली ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अहमदाबाद, ठीक है, अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट है लूनी नदी। लूनी नदी किस ओशन में जाके मिलती है? हाँ, लूनी नदी किसी सी में नहीं मिलती है, ये जाके मिलती है रन ऑफ कच्छ में।
हाँ, उसको हम कहते हैं इंडोरिक नदी। हाँ, रन ऑफ कच्छ में लूनी नदी जाके मिल जाती है। रन ऑफ कच्छ देखा है कभी, फोटो देखा है? पूरा वाइट, हम फील्ड ट्रिप हम गए थे रन ऑफ कच्छ में। अरे मैंने बहुत घूमा है, कॉलेज की तरफ से, खुद से नहीं। रन ऑफ कच्छ में ना पूरे हर जगह केवल सॉल्ट वो मिलता है। ये शायद तारक मेहता में भी दिखाया था, रन ऑफ कच्छ वो पहुंच गया था, फिर वो पाकिस्तान पहुंच गया था। क्या? वो सॉल्ट है। यस। डिड यू रिमेम्बर द स्टोरी ऑफ हिमालय? हिमालय माउंटेन सिस्टम जितना मैं कराऊंगी ना, सब में ये स्टोरी आएगा। हिमालयन माउंटेन सिस्टम जब क्रिएट हो रहा था, याद है बीच में तिथिस सी था? तिथिस सी में जब वो फोल्ड क्रिएट हो रहा था, अगर जब फोल्ड क्रिएट हो रहा था, उसका पानी कहाँ जाएगा? कहीं तो जाएगा, कहीं तो फैलेगा। तो जब वो फैल रहा था, जब पानी वापस जा रहा था सी में, जब जा रहा था, तब वो हमारा जो कच्छ वाला रीजन है ना, वहां से होकर गुजर रहा था। यहाँ से होकर गुजरते गुजरते तबे गया। तो इसीलिए इस रीजन में आपको बहुत सारे सॉल्ट मार्शेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, मतलब कि सॉल्ट पैन्स, यानी कि नमक का क्या कहते हैं, बहुत सारा लेयर है वहाँ पे, लेयर बाय लेयर, वाइट कलर का लेयर। ठीक है, तो उसीलिए वो ऐसा हुआ था। हाँ हाँ, यहाँ पे है कच्छ। ये है कच्छ, ये है गुजरात का काठियावाड़, यहीं पे है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, ओके डन। लिख लिया लूनी नदी के बारे में। अरावली रेंज हमारा कंप्लीट हो गया। अरावली रेंज याद रखिएगा ओल्ड फोल्ड माउंटेन सिस्टम है। लिख लिया है ओल्ड फोल्ड, यानी कि पुराना, पुरानी वलित पर्वत है, ये लिख लिया है। गुड। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे डेक्कन ट्रैप के बारे में। हाँ, अरावली, हाँ लिखें, अरावली रेंज जो है गुजरात, राजस्थान, थोड़ा सा हिस्सा पंजाब में भी है, थोड़ा सा हरियाणा में भी है, एंड देन दिल्ली में है। 5। ठीक है, एक्सटेंशन इस तरह से है। अब हम पढ़ेंगे डेक्कन रीजन के बारे में। बनाएंगे ड्राइंग। जब इंडियन क्रिटॉन या फिर इंडियन जो पेनिनसुला था, वो मूव कर रहा था इक्वेटर के साइड, नदर्न हेमिस्फेयर में, जब ये मूव कर रहा था, जहाँ पे आज प्रेजेंट में लोकेटेड है, जब ये मूव कर रहा था तो एक रीयूनियन हॉटस्पॉट पे आया था, याद है? रीयूनियन हॉटस्पॉट पे आते ही यहाँ का जो हॉटस्पॉट है ना, यहाँ पे जो वॉल्केनो है ना, वो एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के कारण 4 जगह पे वॉल्केनिक इरप्शंस हुए। 4 जगह पे वॉल्केनिक इरप्शन हुए। ये 4 जगह कौन कौन से थे? एक है काठियावाड़ रीजन, काठियावाड़ रीजन गुजरात में। दूसरा है मालवा रीजन, ये है मध्य प्रदेश में। छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर रीजन झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, एंड डेक्कन प्लेट्यू। क्या? असम नहीं, वो मेघालय है। ठीक है, लिखा। ये 4 जगह पे क्या कहते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन हुए। इसी के कारण से आपको इन सभी जगहों पर आपको क्या क्या मिलता है? आपको आयरन मिलता है,
आपको क्या मिलता है, और आपको इग्नियस एंड बेसाल्टिक रॉक्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे जो है ना वोल्केनिक मैग्मा से, जो मैग्मा था जो ठंडा हुआ उससे ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई है। ठीक है, ये था स्टोरी डेक्कन ट्रैप का, फिर डेक्कन जो एरिया है ना वो किस तरह से फॉर्म्ड हुआ उसका स्टोरी था। अब हम सारे एरिया को पढ़ें, काठियावाड़, मालवा, छोटानागपुर प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, इन सारे को हम एक एक करके पढ़ेंगे। लिख लिया? 4 जगह पे इरप्शन हुआ। नाउ इसमें नोट्स नहीं खुलता है क्या? खुलता है? अच्छा, और बैक कैसे जाएंगे? ऐसे? ओह नाइस, चलो ये अच्छा हुआ। ये हुई ना बात, चलो ये बढ़िया है। नाउ मैंने अभी क्या बताया? डेक्कन ट्रैप का फॉर्मेशन। अब हम सारे सारे इंपॉर्टेंट जो विंध्या माउंटेन रेंज सिस्टम, सतपुरा रेंज, डेक्कन प्लेट्यू, फिर ये सारे को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विंध्या। विंध्या माउंटेन रेंजेस, विंध्या माउंटेन सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। बुंदेलखंड, बांधेर, बांदेर है, बांदेर एंड भगेलखंड। नाम सुना है कभी ये? हाँ, पन्ना नेशनल पार्क के बारे में सुना है कभी? ओके, लिख लिया ये? हाँ। अच्छा, एक सवाल, विंध्या माउंटेन रेंज का फॉर्मेशन कैसे हुआ? जब मैंने बताया था आपको हिमालयन माउंटेन सिस्टम के बारे में, तब मैंने इसका फॉर्मेशन भी बताया था। कोई मुझे बताना चाहेगा? कोई बताएगा? डोर स्लैमिंग प्रोसेस याद है? हमने बात की थी डोर स्लैमिंग प्रोसेस के बारे में। तो 2 जगह पे क्रैक क्रिएट हुआ था, याद है? एक कहाँ पे क्रैक क्रिएट हुआ था? छोटा नागपुर प्लेट्यू के पास, जिससे बाद में हमें मेघालय प्लेट्यू मिला, राइट? दूसरा क्रैक कहाँ पे हुआ था? नर्मदा नदी के पास 2 रिफ्ट क्रिएट हुए थे, 2 भ्रंश घाटी क्रिएट हुई थी, याद है? उस भ्रंश घाटी से, उस रिफ्ट वैली से 2 माउंटेन रेंजेस क्रिएट हुए थे, एक विंध्या एंड दूसरा सतपुरा। बीच में नदी बह रही कौन सी? नर्मदा नदी, याद है? ये रिफ्ट क्रिएट हुआ था, रिफ्ट के कारण, सॉरी क्रैक क्रिएट हुआ था, क्रैक के कारण ये रिफ्ट वैली क्रिएट हुआ, मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट के कारण, जब ये यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा था तब। इस प्रोसेस में विंध्या माउंटेन रेंज सिस्टम क्रिएट हुआ। विंध्या माउंटेन रेंज पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में आप पढ़ोगे, जो है बुंदेलखंड, बांडेर एंड भगेलखंड। प्लीज डू रिमेंबर द क्रोनोलॉजी, किस तरह से, सॉरी क्या कहते हैं, सीक्वेंस। सबसे पहले आता है बुंदेलखंड, फिर बांदेर एंड भगेलखंड। ये बुंदेलखंड इसी रीजन में, कभी आपने केन बेतवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बारे में नाम सुना है? केन बेतवा इंटरलिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट, इसी रीजन में, बुंदेलखंड वाले रीजन में। बुंदेलखंड आपको पता है हम किस जगह पे बात कर रहे हैं? मध्य प्रदेश का ऊपरी भाग और उत्तर प्रदेश का निचला भाग, उस वाले रीजन में हम बात कर रहे हैं, उसी को हम कहते हैं बुंदेलखंड। ठीक है, मथुरा, हाँ मथुरा के आसपास जो नीचे वाला रीजन है ना, वहां पे।
आगरा के नीचे, ठीक है, लिखा, डायग्राम बनाया। बुंदेलखंड रीजन में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम लाया है कि हम केन और बेतवा रिवर को हम कनेक्ट करके बुंदेलखंड वाले रीजन में हम पानी प्रोवाइड करेंगे, हम वाटर प्रोवाइड करेंगे। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बुंदेलखंड जो रीजन है ना, वो एक प्लेट्यू की तरह है, ठीक है, एक अपलैंड है, ऊंचा लैंड है, ऊंचा एरिया है। पहला कारण ये। दूसरा कारण, ये आपको एक्सटेंसिव विंध्या माउंटेन रेंजेस दिख रहा है क्या? अगर अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से पानी आ रहा है, हवा अपने साथ जब पानी लेके आ रही है, मॉइस्चर लेके आ रही है, तो क्या ये माउंटेन रेंजेस इस साइड में बारिश कराने में मदद करेगा या फिर केवल इसी साइड में बारिश हो जाएगी? इसी साइड में, नीचे वाले हिस्से में बारिश हो पाएगी। क्यों? क्योंकि ये माउंटेन रेंज है। सपोज यहाँ से हवा आ रही है, हवा आ रही है, और यहाँ पे इसने बारिश कराई, इसी रेंज में बारिश होगी, दूसरे वाले एरिया में सूखा रह जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। विंध्या माउंटेन सिस्टम एक बैरियर की तरह काम कर रहा है। जब ये बैरियर की तरह काम करेगा, इस रीजन में आपको पानी की कमी होगी। जब पानी की कमी होगी, तब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो केन नदी है, जिसके पास ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा पानी रहता है, उसका पानी हम बेतवा नदी में ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों ट्रांसफ़र करेंगे? ताकि इस रीजन में, क्योंकि इसके पास एग्रीकल्चरल पोटेंशियल है, यहाँ पे एग्रीकल्चर, यहाँ पे खेती हो सकती है, तो हम जब पानी इस रीजन में प्रोवाइड करेंगे, तो क्या यहाँ पे फसल हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। क्या ये एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में, क्या ये ह्यूमन डेवलपमेंट में मदद कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। लिख लिया? गुड, लिख लिया ना बुंदेलखंड के बारे में। फिर आता है बांदेर एंड देन आता है बघेलखंड। डन? ये था बुंदेलखंड के बारे में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है विंध्या रेंज के बारे में। विंध्या रेंज का हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या है? एनीबॉडी? धूपगढ़? माउंट गुडविल? माउंट गुडविल? माउंट गुडविल हाईएस्ट पीक है, 720 मीटर है इसका हाइट। माउंट गुडविल इज द हाईएस्ट पीक ऑफ विंध्या रेंज। लिख लीजिए। डन? डन? ये जो कैमूर आपको दिख रहा है, क्या बिहार में कोई कैमूर डिस्ट्रिक्ट है? क्या वहां पे सीमेंट इंडस्ट्री के लिए वो एरिया फेमस है? क्यों फेमस है? रॉक्स मिलते हैं। रॉक्स कहाँ से मिलते हैं? ये विंध्या रेंज सिस्टम जो है वो एक्सटेंड होता है बिहार तक। बिहार का जो कैमूर एरिया है ना, कैमूर प्लेट्यूब सुना है ना, कैमूर तक एक्सटेंड होता है। यहाँ पर लाइमस्टोन मिलता है। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर। ये चूना पत्थर, ये लाइमस्टोन जो है ना, सीमेंट इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए कैमूर में आपको बहुत सारे सीमेंट उद्योग मिलेंगे, सीमेंट इंडस्ट्रीज आपको इसलिए वहाँ पे मिलता है। ठीक है, कैमूर रेंज। माउंट गुडविल लिख लिया। विंध्या माउंटेन रेंज दो नदियों के बीच में है। सबसे पहला है दो नदियां नहीं, हाँ, इसके साउथ में एक नदी गुजरती है, किसको, उसका क्या नाम है? नर्मदा नदी। लिख लिया। साउथ में ये फ्लो करती है। बस इतना ही इसमें, विंध्या रेंज में इतना। नेक्स्ट इज सतपुरा। लिख लिया सब कुछ? प्लीज़ घर जाके मैपिंग कर लेना। यहाँ पे मैंने बता दिया हम किस रीजन में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। घर पे जाके आप मैपिंग कर लेना कि हम इस रीजन में हम बात कर रहे थे। छोटा नागपुर प्लेट्यू हम अभी करेंगे कवर। उसके बाद क्या सतपुरा के बाद हम छोटा नागपुर कवर करेंगे। नेक्स्ट पेज में कैसे जाऊंगी मैं इसमें? हाँ, ये रहा। यस, यस, ये हुई ना बात। नेक्स्ट इज सतपुरा रेंज। नर्मदा नदी कहाँ से ओरिजिनेट होती है?
एनीबडी? नर्मदा नदी एमपी, वेरी गुड। सतपुरा रेंज या फिर विंध्या रेंज केवल एक पहाड़ नहीं है जो यहाँ से इस जगह से उस जगह तक एक्सटेंडेड है। इसमें बहुत सारे प्लेट्यू आते हैं, बहुत सारे हिल्स आते हैं, ठीक है। ये सब मिल के एक क्या कहते हैं सिस्टम का निर्माण करते हैं। जिस तरह से हिमालयन माउंटेन सिस्टम है उसी तरह से सतपुरा माउंटेन सिस्टम है। सतपुरा माउंटेन सिस्टम भी उसी टाइम क्रिएट हुआ था जब विंध्या माउंटेन रेंज क्रिएट हुआ। याद है फॉल्ट वाला एरिया, फॉल्ट के कारण क्रिएट हुआ था। इसमें इंपॉर्टेंट जो हिल्स है वो आप लिखेंगे, राजपीपला हिल्स, गवादिल हिल्स, देन it was Mahadev Hills, Mahadev Hills and Maikal Range. Mahadev and Maikal. Done? महादेव हिल्स के ही ऊपर है यहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक, जिसका नाम क्या है? धूपगढ़। धूपगढ़, धूपगढ़ is the highest peak of Satpura range, which is located in the Mahadev Hills, जो कि महादेव हिल्स में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, जो कि महादेव में स्थित है। लिख लिया। राजपीपला हिल्स एंड गवादिल हिल्स के बीच में एक पास है। जिस तरह से हिमालयन माउंटेन सिस्टम में हमने पास पढ़ा था, याद है, अघिल पास, मिंतका पास, ये सब, उसी तरह से यहाँ पे भी एक पास है। पास बोले तो एक रीजन जहाँ से मूवमेंट हो सके। इस पास को हम कहते हैं गवादर पास। गवादर पास, गवादर पास। ये जो विंध्या रेंज है ना, ये विंध्या रेंज इस तरह से मूव करते, इसी का मैंने एक्सटेंशन मतलब ब्रेकअप बताया है। ये वाला रीजन, ठीक है, ये इस तरह से मूव कर रही है, इसी का ब्रेकअप यहाँ पे मैंने बताया कि किस तरह से माउंटेन रेंजेस है। सतपुरा रेंज फ्लो करती है नर्मदा, नर्मदा नदी एंड कौन सी नदी के बीच में? तापी नदी। नर्मदा एंड तापी नदी के बीच में सतपुरा रेंज फ्लो करती है। नर्मदा एंड तापी के बीच में सतपुरा फ्लो करती है। तापी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? याद है यहाँ पे महादेव हिल्स है। ये जो चीज है ना, ये वहीं पे, यहीं पे है। इसी का मैं नीचे बता रही हूँ। यहीं पे है राजपीपला हिल्स, ये है गवादिल हिल्स, ये है महादेव हिल्स, ये है मैकाल रेंज। इसी का नीचे मैं बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये जो तापी नदी है ना, ये ओरिजिनेट होती है बेतुल प्लेट्यू से। बेतुल प्लेट्यू से, बेतुल प्लेट्यू से, यहीं से तापी नदी ओरिजिनेट होती है, जो कि पैरेलल फ्लो होती है किसके? नर्मदा के पैरेलल ये फ्लो होती है। डन? लिख लिया। अमरकंटक रेंज पता है सबको? अमरकंटक, जहां से सोन नदी भी निकलती है, ठीक है। अमरकंटक हिल्स,
अमरकंटक हिल्स यानी कि ये वाला हिल्स अमरकंटक हिल्स है। हम अभी मैकाल रेंज का बात कर रहे हैं। मैकाल रेंज में क्या है? अमरकंटक हिल्स। अमरकंटक हिल से ओरिजिनेट होती है एक नदी जिसका नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी एंड सोन नदी भी यहीं से ओरिजिनेट होती है, जो कि बिहार में आके मिल जाती है गंगा नदी से। ठीक है, सोन नदी और गोदावरी सॉरी नर्मदा नदी ओरिजिनेट हो रही है अमरकंटक हिल से। अमरकंटक हिल से जब ये नर्मदा नदी फ्लो करती है अरेबियन सी की तरफ, तो एक ये झरना क्रिएट करती है, यानी कि वाटरफॉल क्रिएट करती है। क्या नाम है उसका? धुआंधार, धुआंधार फॉल, धुआंधार जलप्रपात। ठीक है, जबलपुर में है। कहाँ पे है ये जबलपुर? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में जबलपुर में ये जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल बनाने के बाद नर्मदा नदी फ्लो करती है फिर गुजरात के प्लेन्स वाले रीजन में, और फिर जाके अरेबियन सी में मिल जाती है। लिख लिया? मैकाल रेंज के बारे में हम पढ़ रहे थे अभी। डन? धूपगढ़ के बारे में लिख लिया ना? अच्छा, एक हल्दी घाटी के बारे में बताना भूल गई। हल्दी घाटी पास, हल्दी घाटी पास है अरावली रेंज में। ठीक है, अरावली रेंज में एक पास है जिसका नाम है हल्दी घाटी। हल्दी घाटी से कुछ आपको याद आता है? हल्दी घाटी की लड़ाई पढ़ लीजिएगा हल्दी घाटी के बारे में। वहाँ पे हल्दी घाटी उसका नाम इसलिए ना क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है ना वो बहुत ही ज़्यादा येलोइश है, हल्दी की तरह लगता है, इसलिए उसका नाम है हल्दी घाटी। खेतरी माइन सुना है? खेतरी माइंस, कालीबंगन, खेतरी, ये सारे कहाँ पे है? राजस्थान में है। इसको रिसोर्सेस किस जगह से मिल रहा है? अरावली रेंज से, इसलिए अरावली रेंज का इतना इंपॉर्टेंस है। फिलहाल अभी अरावली रेंज जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट डेंजर में है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला कि उसका जो हाइट है वो छोटा हो चुका है। ठीक है, जब हाइट कम है तो हम क्या करते हैं, ईजिली उसको बाइफरकेट कर देंगे, ईजिली उसके बीच से हम रोड बना लेते हैं। जब आप दिल्ली जाओगे तो दिल्ली में आपको रिजेस मिलेंगे, नेहरू रिज, कमला रिज वगैरह, ये सब। हमने क्या किया है कि बीच बीच से एक पूरा सिस्टम था, ठीक है, पहाड़ों का एक सिस्टम था, हमने बीच से रोड क्रिएट कर दिया। सपोज ये एक पूरा एक पहाड़ जंगल था, इस बीच से जंगल में मैंने रोड बना दिया और इधर में मैंने फेंसिंग कर दिया, फेंसिंग कर दिया। क्या जो जानवर पहले यहाँ से यहाँ तक मूव करते थे, अब वो उनका एरिया जो है उसको वो कम हो जाएगा, उसका एरिया मूव करने का। इसे को हम कहते हैं हैबिटेट, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन। यानी कि जो आपका एरिया है जहाँ पे जानवर पहले रह रहे थे वो धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। तो हो सकता है आपको इन्वायरमेंट में आपसे ये सवाल पूछ ले कि हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन जो है एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न है हमारे वाइल्ड लाइफ के लिए। आप इसके बारे में अपनी टिप्पणी दीजिए, आप इसके बारे में आपका क्या सोचना है, गवर्नमेंट ने क्या क्या से कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, तो कुछ इस तरह से आपसे वो पूछ सकते हैं। मैकाल रेंज हमने पढ़ लिया। ठीक है, सतपुरा रेंज हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, सतपुरा रेंज में आप याद क्या क्या रखोगे? इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? बीपीएससी पूछेगा इसकी हाईएस्ट पीक क्या है। यूपीएससी पूछेगा कि क्या कहते हैं, यूपीएससी क्या पूछेगा कि अमरकंटक रेंज जो है, अमरकंटक में ये इस साल का सवाल है कि धुआंधार जो फॉल है ना, धुआंधार फॉल वो किस टाइप के रॉक्स पे क्रिएट करता है? ये होता है किस टाइप के? यहाँ पे मिलता है आपको ग्रेनाइटिक रॉक्स, मतलब बहुत ही ठोस पत्थर, बहुत ही ठोस पत्थर यहाँ पे मिलते हैं। इसी के कारण से अचानक से यहाँ पे गैप क्रिएट होता है, जर्क क्रिएट होता है और धीरे धीरे वो वहां से वाटरफॉल का निर्माण करता है। ये सवाल था। ये हो गया आपका सतपुरा। नाउ नेक्स्ट वन इज योर छोटा नागपुर रीजन, छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर कहाँ तक फैला हुआ है बताइए, मैं लिखूंगी आप बताएंगे। हाँ, झारखंड, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ है, और उड़ीसा। बस इस रीजन में हम बात कर रहे हैं। आप बस आपको याद रखना है
कौन से रीजन में हम बात कर रहे हैं। पता चला मैंने सारा छोटा नागपुर प्लेटू पढ़ा दिया, बच्चे बोले कि मैम ये पाकिस्तान में तो नहीं है। नहीं, हो सकता है कभी कभी। ओके, तो छोटा नागपुर प्लेटी में इम्पॉर्टेंट जानना ये है कि यहाँ से एक नदी जाती है, एक नदी गुजरती है जो छोटा नागपुर प्लेट्यू को दो भागों में विभाजित करती है, दो भागों में तोड़ती है, या फिर दो भाग में इसका डिवीजन करती है। इस नदी का क्या नाम है? इस नदी का नाम है दामोदर नदी। दामोदर, यस, दामोदर नदी। दामोदर नदी ओरिजिनेट होती है, एक जगह है चूल्हा पानी। चूल्हा पानी, चूल्हा पानी के पास से ये ओरिजिनेट होती है दामोदर नदी। दामोदर नदी के बारे में बीपीएससी 68 प्रीलिम्स से सवाल आया था कि कौन सा नदी के पास आपको बहुत सारा कोल रिजर्व मिलेगा। कौन सी नदी के पास? दामोदर नदी के पास। इसलिए झारखंड जो है वो कोल एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है फेमस। दामोदर वैली कॉरपोरेशन फेमस है, इसीलिए लिख लिया। दो भागों में विभाजित कर रही है कौन सी नदी? दामोदर। दामोदर के नॉर्थ साइड में इस रीजन को हम कहते हैं हजारीबाग प्लेट्यू। हजारीबाग प्लेट्यू, हजारीबाग का पठार। और जो साउथ में है उसको हम कहते हैं रांची प्लेट्यू। रांची प्लेट्यू क्या? हाँ, सब कुछ प्लेट्यू पे ही, तभी यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं आपको, ठीक है। कॉपर, माइका, जिंक, लीड, ये सारे यहीं पे मिलते हैं। इसीलिए पठार वाले इलाकों में ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे वॉल्केनिक इरप्शन से ओरिजिनेट हुए हैं, मैग्मा से ओरिजिनेट हुए। मैग्मा के पास क्या है? बहुत सारा निकेल है, बहुत सारा आयरन है, बहुत सारे मिनरल्स है, तो उसका हम एक्सट्रैक्शन करते हैं अपने इंडस्ट्रीज़ के लिए। लिख लिया, रांची प्लेट्यू, छोटा हजारीबाग प्लेट्यू। रांची प्लेट्यू के पास से ही एक और नदी गुजरती है जिसका नाम है सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा। सुवर्ण रेखा क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे इसके पानी में हमें ट्रेसेस ऑफ गोल्ड मिले हैं, गोल्ड के कण मिले हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं सुवर्ण रेखा नदी। सुवर्ण रेखा नदी जाके मिल जाती है बे ऑफ बंगाल वाले ब्रांच से, ठीक है। सुवर्ण रेखा नदी इसी रीजन से, इसके नॉर्थ में एक नदी बहती है जिसका नाम है नॉर्थ कियोल। नॉर्थ कियोल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ सोन रिवर। सोन रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। लिखा, नॉर्थ कियोल, नॉर्थ कियोल। राजमहल हिल्स के बारे में सुना है आपने? राजमहल हिल्स, मुंडा रिवॉल्ट, झारखंड में, वो सारे यहीं पे स्थित है। ये है आपका राजमहल हिल्स। आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा? आपका क्लासेस कब शुरू हुआ है? इसी मंथ से शुरू हुआ है? अच्छा, तुमसे तो मैं पूछूंगी नहीं ना, तुमसे डबल पढ़ाई कर रहे हो। राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स यहीं पे है, ठीक है। नेक्स्ट इस रीजन से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है साउथ कियोल। साउथ कियोल, साउथ कियोल। साउथ कियोल के बगल से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है शंख नदी, और ये दोनों नदी मिलके बनाती है बहमानी नदी। बहमानी, BAHMANI, बहमानी नदी, जो कि बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। इंपॉर्टेंट नदी यहाँ से निकलने वाली, पूछ सकते हैं कि यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ ओरिजिनेट होती है। वो है सबसे पहले दामोदर, सुवर्ण रेखा, शंख एंड नॉर्थ कियोल, सॉरी साउथ कियोल, देन नॉर्थ कियोल। ये है इंपॉर्टेंट छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। और क्या मुझे आपको बताना है?
राजमहल हिल्स लिख लिया? आई होप आई कैन कवर दिस टुडे ओनली. डन डन डन. हाँ. छोटा नागपुर प्लेट्यू से जब आप नीचे जाओगे ना, नीचे मूव करोगे, यानी कि आप उड़ीसा के साइड आ रहे हो, उड़ीसा में हो आप. पहले कहाँ थे? रांची में थे. रांची से धीरे धीरे छत्तीसगढ़ होते हुए आप उड़ीसा आ रहे हो. जब आप उड़ीसा आओगे ना, आपको यहाँ पे एक वो मिलेगा, दामोदर नदी ऊपर बह रही है, मैं नीचे की बात कर रही हूँ, ठीक है. यहाँ पे आपको एक रेंज मिलेगा जिसका नाम है गरजाट हिल्स. गरजाट हिल्स उड़ीसा में है. अगर कोई पूछ ले, कभी एग्जाम में पूछ ले कि गरजाट हिल कहाँ है, तो कभी कंफ्यूज मत होइए, ये उड़ीसा में मिलता है, गरजाट हिल्स. रामगढ़ के बारे में भी सुना होगा. रामगढ़, कैंट के बारे में भी सुना होगा. वहाँ पे क्या कहते हैं, एयरफोर्स का कैंट है ना. ये यहीं पे है, रांची में, इधर में, इस रीजन में है रामगढ़ हिल्स. रामगढ़ हिल्स, गरजाट हिल्स के बारे में आप याद रखेंगे. डन. गुड. आगे बढ़े. अब हम पढ़ेंगे डेक्कन प्लेट्यू के बारे में. डेक्कन प्लेट्यू. डेक्कन प्लेट्यू ये है आपका कौन सा रीजन? इधर में है वेस्टर्न घाट्स. दूसरा पेन से इस्तेमाल करती हूँ, रुको. पहले मैं बता दूं हम किस जगह की बात कर रहे हैं. हमने यहाँ पे अरावली रेंज पढ़ लिया, राइट. हमने पूरा हिमालयन माउंटेन सिस्टम कवर किया. हमने छोटा नागपुर प्लेट्यू कवर किया. हमने विंध्या रेंज कवर किया. हमने सतपुरा कवर किया. नर्मदा को भी बता दिया. लूनी नदी, सारी नदी हमने बता दी. अब हम पढ़ रहे हैं, इस रीजन को पढ़ेंगे. नॉर्थ ईस्टर्न पूर्वांचल हिल्स भी हमने कवर कर लिया है. हम पढ़ रहे हैं इस रीजन को. इसके साइड में है वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स, और इधर में है ईस्टर्न घाट्स. इसको हम कवर करेंगे. ये डिवाइडेड है इंपॉर्टेंटली, 3 डिवीजन है इसके. 3 डिवीजन है. महाराष्ट्र डिवीजन, महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटक, एंड देन तेलंगाना, तेलंगाना प्लेट्यू. महाराष्ट्र प्लेट्यू में इंपॉर्टेंट रेंजेस है. जब आप मैप खोलोगे तो आपको महाराष्ट्र में एक साइड में आपको वेस्टर्न घाट्स मिलेगा, दूसरे साइड में इंपॉर्टेंट कुछ रेंजेस मिलेंगे महाराष्ट्र प्लेट्यू के अंदर. अजंता हिल्स के बारे में सुना है? अजंता हिल्स. फिर आपको मिलेगा यहाँ पे है हरिश्चंद्र रेंज. हरिश्चंद्र के बारे में सुना है? राजा हरिश्चंद्र नहीं, माउंटेन रेंज हरिश्चंद्र. जब आप मैप खोलोगे आपको मिलेगा हरिश्चंद्र रेंज, एंड देन बालाघाट रेंज. ये सारे मिलते हैं आपको महाराष्ट्र में. ये सारे इंपॉर्टेंट रेंजेस है महाराष्ट्र प्लेट्यू के. प्लीज डू नॉट फॉरगेट. आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टाइम कि वो आपसे माउंटेन रेंजेस पूछे, उनका क्रोनोलॉजी पूछ सकता है. और वो रिवर से हमेशा पूछते हैं कि ये नदी इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, वेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है. बीपीएससी ये पूछता है. यूपीएससी के पास सवालों की कमी नहीं है. तो बी प्रिपेयर्ड इन ऑल डायरेक्शन. कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे. क्यों ना, मैं जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूँ, राइट. लिख लिया महाराष्ट्र प्लेट्यू हमारा कवर. क्या? बालाघाट रेंज, हरिश्चंद्र रेंज, अजंता रेंज. ओके, एक और सवाल. आपको अभी पता है, मैंने बताया कि यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स है.
क्या यहाँ पे अरेबियन सी का जो हवा आएगी, अरेबियन सी से जो मॉनसून रेंज आएंगे, क्या यहाँ पे बारिश करा पाएंगी? प्लेट्यू रीजन में क्या बारिश करा पाएंगी? क्या आपने महाराष्ट्र में फार्मर सुसाइड के बारे में सुना है? कर्नाटका में फार्मर सुसाइड के बारे में सुना है? क्यों सुसाइड कर रहे हैं? सबसे पहला ये कि यहाँ पे एक माउंटेन रेंज है, वेस्टर्न घाट्स है हमारे पास। क्या? अरावली नहीं, वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स इसको हवाओं को रोक लेती है, जिसके कारण ये जो मॉनसून विंड्स है इस रीजन में बहुत ही कम बारिश कराती है। जब कम बारिश कराती है, हमारे पास फार्मर्स पुअर है, तो वो क्या करेंगे? बोरो करेंगे पैसे, ताकि बोर्डिंग से पानी पटा सके, कैनाल का इस्तेमाल कर सके। बट क्योंकि प्रोडक्टिविटी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाती है, तो जो पैसे वो बोरो करते हैं उसको चुका नहीं पाते हैं। इस तरह से वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। एक ऋण वाला साइकिल कंप्लीट, उनका साइकिल चलते रहता है हमेशा। ठीक है, इसलिए आपको इस रीजन में हमेशा आपको फार्मर सुसाइड के बारे में आपको न्यूज़ मिलते रहेगा। हमेशा जब भी आप न्यूज़ या फिर आप क्या कहो इंटरनेट खोलो या फिर न्यूज़पेपर खोलो, तो एक आपको मिट्टी मिलेगी जिसमें बहुत सारी क्रैक्स वाला मिट्टी है, वहाँ पे एक फार्मर बैठा हुआ है, सैड वाला इमेज याद आ रहा है? वो इमेज कहाँ का है? वो इमेज इसी रीजन का है। वो इमेज क्या? औरंगाबाद वाला रीजन यहीं पे है, सॉरी औरंगाबाद वाला रीजन में। ठीक है, और हाँ महाराष्ट्र हो गया। नेक्स्ट इज कर्नाटका। कर्नाटक में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, हम बात करेंगे तेलंगाना के बारे में। कर्नाटका एक नॉर्मल प्लेट्यू है, जिस तरह से महाराष्ट्र है। इंपॉर्टेंट रीजन है ये, नॉर्थ एंड साउथ में बस डिवाइडेड है, दैट्स इट। तेलंगाना में जब आप तेलंगाना प्लेट्यू के बारे में बात करोगे ना, ये सपोज कि आपका तेलंगाना प्लेट्यू है। तेलंगाना प्लेट्यू में यहाँ पे एक मिलता है रयाल सीमा रेंज। रयाल सीमा, इन केस कभी आपसे पूछे कोई रयाल सीमा कहाँ पे है, तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज, डोंट बी अपसेट कि अच्छा ये मुझे नहीं पता है, पता होना चाहिए। रयाल सीमा, रयाल सीमा इज अ पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेट्यू। रयाल सीमा। दूसरा है दंडकारण्य, नाम सुना है? कहानी में सुना होगा, रामायण की कहानी में सुना होगा। सॉरी रामायण नहीं, महाभारत। महाभारत में था यार, महाभारत में था शायद। नहीं 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 नहीं, महाभारत में नहीं था, वो रामायण में ही था। दंडकारण्य कभी कुछ तो देखा करो, सीरियल देख लो, गाना सुन लो, पढ़ लो, करंट अफेयर कर लो, कुछ तो करो। है क्या? आई थिंक रामायण में मैंने पढ़ा है दंडकारण्य वो रेंज में जाते हैं जहाँ पे उन्हें एक सूर का मिलता है, ऐसा कुछ, मतलब क्या कहते हैं, राक्षस मिलता है, फिर उसका वो वध करते हैं, फिर वो आगे कुछ इस तरह से कहानी था। दंडकारण्य, दंडकारण्य रेंज एक्सटेंडेड है, कहाँ कहाँ फैला हुआ है? कोई आपसे पूछे कहाँ पे है, यूपीएससी ने ये सवाल किया हुआ है, यूपीएससी का है आई थिंक 2021 वाले बैच में शायद पूछा था प्रीलिम्स के लिए। दंडकारण्य रेंज कहाँ कहाँ एक्सटेंडेड है? ये है तेलंगाना में, ये है एक्सटेंडेड है आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ में एक्सटेंडेड है दंडकारण्य रेंज। जब आप दंडकारण्य से ऊपर जाते हो तब ही आपको मिलता है गरजाट हिल्स, जिसे मैंने अभी आपको बताया। यहीं पे मिलता है आपको गरजाट हिल्स, गरजाट हिल्स। कंप्लीट हो गया आपका डेक्कन ट्रैप, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन ट्रैप में इसीलिए आपको मिलता है क्या? ब्लैक सॉइल, कॉटन सॉइल, रेगर सॉइल जिसको आप कहते हो। ठीक है, आगे मूव करें, वी हैव टाइम, 10 मिनट है हमारे पास। आई थिंक आई कैन कवर वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट टू। बढ़े आगे। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। दंडकारण्य रेंज के ऊपर ही आपको मिलता है गरजाट हिल्स। अब हम पढ़ेंगे वेस्टर्न घाट्स के बारे में। वेस्टर्न घाट्स, जब इंडियन क्रेटॉन या फिर इंडियन पेनिनसुला जब गोंडवाना लैंड से डिटैच हो रहा था, जब मूव कर रहा था इक्वेटर के साइड में, याद है मैंने कहा था कि वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया था,
मूव करते टाइम वो थोड़ा सा टिल्ट हो गया था, उस टिल्ट के कारण ये वेस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन हुआ था। याद है? हाँ या ना? याद है ना? हाँ। ये था पहले अफ्रीकन प्लेट्यू का हिस्सा, इंडियन प्लेट्यू। इंडियन प्लेट्यू जब इससे अलग हो रहा था तो इसका कुछ पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा तिरछा हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। इसके कारण आज आपको वेस्टर्न घाट्स मिलते हैं। इसी टेढ़ा के कारण, इसी के कारण जब ये थोड़ा सा झुक गया, थोड़ा सा मुड़ गया, इसी के कारण आपको आज मिलता है नेचुरल हार्बर्स यहाँ पे मिलते हैं, नेचुरल पोर्ट्स, नेचुरल हार्बर्स, या फिर प्राकृतिक जो क्या कहते हैं पोर्ट्स होते हैं, वो आपको यहीं पे मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, मैं बताती हूँ। सपोज ये आपका लैंड एरिया, सपोज ये आपका लैंड है, ये आपका वेस्टर्न घाट है, ओके। पानी इस साइड में है। कभी आप एक सेकेंड, कभी आप पानी में नाव चलाए हो, नाव चलाए होगे कभी? जब आप नाव चलाए होगे किसी ज़मीन से आप जब आपने नाव को रखी होगी तो आप नाव को थोड़ा सा आगे करते हो ताकि वो पूरे पानी में तैर सके। जब नाव किसी भी क्या कहते हैं लैंड के पास पहुंच जाता है या फिर कहीं पे बहुत सारी मिट्टी है वहां पे जब पहुंच पाता है तो वो किनारे तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। सपोज एक ये लैंड एरिया है, यहाँ से एक नाव आ रही है, नाव आ रही है, नाव आ रही, अब उसके पास पानी की कमी हो रही है, मुझे उसको पहुंचना है इस रीजन तक, पानी यहीं तक है, इसके बीच में गाद है बहुत सारे सेडिमेंट्स है, बहुत सारे डिपॉजिट्स है। क्या ये नाव आगे तक मूव कर पाएगी? क्या इस जगह तक पहुंच पाएगी? तो मुझे क्या करना होगा कि इस रीजन को मुझे खुद से बनाना पड़ेगा, खुद से मुझे इस रीजन को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट करके यहाँ पे जो मिट्टी है उसको मुझे हटाना पड़ेगा, इस पोर्ट का मुझे फिर से निर्माण करना पड़ेगा, फिर से मुझे इसके ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पर सेम लैंड है मेरे पास, मुझे यहाँ जाना है, पानी यहाँ तक है, पानी यहाँ तक है, मुझे यहीं जाना है, नाव में लेके आई, आराम से मैं यहाँ पे पहुंची। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिट्टी नहीं है, यहाँ पे गाद नहीं है, यहाँ पे रॉक्स नहीं है जो कि मेरे शिप को रोकेंगे। तो जब मैं आराम से यहाँ पहुंच जाऊंगी तो क्या मुझे एज अ गवर्नमेंट इस जगह पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है? ये मेरे पास नेचुरली पोर्ट अवेलेबल है। तो वेस्टर्न घाट्स में जितने भी पोर्ट्स आपको मिलेंगे ना वो नेचुरली है, उसे हमने कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है। जैसे कि कांडला पोर्ट, जैसे कि जवाहर नेहरू पोर्ट, ये सारे पोर्ट आपको नेचुरल मिलेंगे। बट ईस्टर्न घाट्स में जो आपको माउंटेन्स है ना, सॉरी जो पोर्ट्स है ना, वो जनरली हमने बनाए, वो मैन मेड है। आया समझ में क्यों यहाँ पे नेचुरल पोर्ट्स मिलते हैं? ये था वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट का जब आप क्रॉस सेक्शन देखोगे ना, वेस्टर्न घाट का जब आप क्रॉस सेक्शन देखोगे तो वेस्टर्न घाट सदर्न पार्ट में ज़्यादा एक्सटेंडेड है। मीन्स लिखते जाओ ये सारी चीज़ें, ये साउथ में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है, बहुत दूर तक फैला हुआ है, और नॉर्थ में इसका एक्सटेंशन पतला है, मीन्स पतला है ऊपर में और नीचे में बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड पार्ट है। ओके, ये है नॉर्थ में, ये है साउथ। साउथ कहाँ तक? तमिलनाडु तक। और नॉर्थ कहाँ तक? ताप्ती नदी से शुरू होता है, ताप्ती नदी से शुरू हो रहा है, तमिलनाडु तक जा रहा है। ये वेस्टर्न घाट कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है? ये करता है गुजरात, ये करता है महाराष्ट्र, गोवा, फिर केरल, कर्नाटक, गोवा, कर्नाटक, कर्नाटक, केरल एंड देन तमिलनाडु। एक्सटेंडेड है तापी से कन्याकुमारी तक। कन्याकुमारी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कन्याकुमारी लास्ट पार्ट ऑफ द टिप, मीन्स जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू उसके टिप तक ये एक्सटेंडेड है। ओके, इस रीजन में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं। ये रीजन क्या करती है? एक वाटर डिवाइड का काम करती है, यानी कि हवा इस डायरेक्शन से आ रही है तो पानी ये हवा को रोकेगी, हवा को रोक के बारिश कराएगी, फिर यहाँ से और रिवर्स ओरिजिनेट होगी, स्ट्रीम्स ओरिजिनेट होगी। तो ये डिवाइड करती है इंडिया को वेस्ट फ्लोइंग रिवर एंड ईस्ट फ्लोइंग रिवर। ईस्ट फ्लोइंग नदी का मतलब है कि वो ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल की तरफ, यहाँ से जो नदियाँ ओरिजिनेट होगी वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाएगी, उसको हम कहते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर। जो हमारा लैंड है ना, जो पेनिनसुलर लैंड है ना, वो सीधा नहीं है, थोड़ा सा ईस्ट की तरफ टिल्टेड है। याद है हमने टिल्ट के बारे में भी बात की थी जिसके कारण वेस्टर्न घाट्स क्रिएट हुआ था।
इस वेस्टर्न घाट्स के कारण ये जो हमारा लैंड मास है ना थोड़ा सा टिल्टेड है, थोड़ा सा झुका हुआ है। इसी झुकाव के कारण मोस्टली जो नदियां है ना वो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, वो ईस्ट फ्लोइंग नदी है। और कुछ कुछ नदियां हैं जैसे कि यहाँ पे पेरियार नदी। पेरियार नदी कहाँ पे है? केरल में पेरियार नदी। फिर मांडोवी नदी कहाँ पे है? बीपीएससी क्वेश्चन, मांडोवी नदी गोवा में। जुआरी नदी कहाँ है? गोवा में। फिर इधर ताप्ती नदी। ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स क्यों ओरिजिनेट हो रही है? क्योंकि यहाँ पे बारिश के कारण ये सारी रिवर्स ओरिजिनेट हो रही है। और मोस्टली नदी ईस्ट फ्लोइंग नदी है। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्लेट्यू है, जो हमारा पेनिनसुला है, वो झुका हुआ है ईस्ट की तरफ, इसलिए यहाँ से कौन कौन सी नदी जाती है? इंपॉर्टेंट नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट जो नदियां हैं ये इस साइड ओरिजिनेट हो रही है, इस साइड फ्लो हो रही है, ठीक है। इसलिए आपको मोस्टली नदियां जो है ना ईस्ट फ्लोइंग नदी आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्लेट्यू है वो टिल्टेड है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वेस्टर्न घाट्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। वेस्टर्न घाट्स 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला है नॉर्थ वेस्टर्न घाट, सेंट्रल वेस्टर्न घाट एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स। नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट्स, सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स। नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट जो है वो एक्सटेंडेड है तापी से, या फिर आप कह सकते हो महाराष्ट्र से गोवा तक। महाराष्ट्र से गोवा तक ये जो एक्सटेंशन है ना, इस एक्सटेंशन को हम कहते हैं सहयाद्री। सहयाद्री रेंज। सहयाद्री रेंज कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ये किसका पार्ट है? ये वेस्टर्न घाट्स का पार्ट है। सोना नहीं? 5 मिनट और, ठीक है। चाय वाय पी के आया करो, कॉफी पियो, चाय पियो। एक चीज प्लीज, नाश्ता करके आया करो। नाश्ता करके आते हो अच्छे से? नाश्ता आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लंच छोड़ दो, आप डिनर छोड़ दो, बट इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी, इफ़ यू वांट टू गिव योर एग्जाम, प्लीज़ डू योर नाश्ता। ब्रेकफास्ट अपना करके आइए, वो भी पेट भर के। कभी सुना ये कि नाश्ता जो है राजा की तरह खाना चाहिए, लंच राजकुमार की तरह और डिनर गरीबों की तरह? पर हम अब उल्टा करते हैं। बट नेवर 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 लीव योर ब्रेकफास्ट। आई नेवर लीव माई ब्रेकफास्ट। क्या? ब्रेकफास्ट, नाश्ता। देन नाउ सह्याद्री रेंज, फिर आता है सेंट्रल रेंज। सेंट्रल गोवा से लेके कर्नाटका तक फैला हुआ है, कर्नाटक, एंड कर्नाटक से तमिलनाडु तक आपको मिलता है सदर्न रेंजेस। कर्नाटका तक सदर्न रेंज। अभी हमने बात की थी राजपीपला हिल्स के बारे में, याद है? राजपीपला हिल्स। राजपीपला हिल्स किसका पार्ट था? सतपुरा रेंज का पार्ट था, ठीक है। तो सतपुरा रेंज का जो राजपीपला हिल्स है ना, वो मीट हो जाता है, वो मिल जाता है किससे? वेस्टर्न घाट से मिल जाता है, ओके। फिर है सेंट्रल एंड देन सदर्न। सेंट्रल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सदर्न। ये सेंट्रल है ना और सदर्न है, यहाँ पे एक हिल है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स के बारे में सुना है? यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, हिल स्टेशन है। हाँ, ऊटी। ऊटी तो है ही। यहाँ पे नीलगिरी पे दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा हाईएस्ट पीक है नीलगिरी हिल्स का, और एक हिल स्टेशन है दोदा बेट्टा। दोदा बेट्टा। नीलगिरी हिल्स में वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स का कहते हैं मीटिंग पॉइंट है, लिख लेंगे। ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स आके मिल जाती है कहाँ पे? नीलगिरी हिल्स पे। टाइम हो गया? ओके, आई एम जस्ट कमिंग। दोडा बेट्टा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स।
नीलगिरी हिल्स सिचुएटेड बिटवीन सदर्न क्या कहते हैं सदर्न वेस्टर्न घाट एंड सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स। फटक से लिख लिया नीलगिरी हिल्स, आपसे पूछते हैं ये सवाल, ठीक है। फिर अब आप ये सदर्न हिल्स है ना, सदर्न पार्ट है वेस्टर्न घाट को, आप उसको डिवीजन करोगे। सबसे पहले आप लिखो अनाई मुदी, अनाई मुदी नहीं अनामलाई, सॉरी, अनाई मुदी इज द हाईएस्ट पीक, अनामलाई। और इसमें हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है अनाई मुदी, अनाई मुदी। अनाई मुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। अनाई मुदी कहाँ पे स्थित है? अनामलाई में। अनामलाई कहाँ पे स्थित है? वेस्टर्न घाट्स में। वेस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक क्या है? अनाई मुदी। अनाई मुदी का हाइट है आई थिंक 2522 मीटर है शायद, 2522 मीटर, 2695, ओके, 2695 मीटर। अनाई मुदी हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट्स। यस, हम केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु वाले रीजन पे हम बात कर रहे हैं अभी। हाँ, नंदी, नंदी हिल्स, नंदी हिल्स मुझे नहीं पता है, मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में। ओके, मैं पढ़ लूँगी, ठीक है, जो मैंने नहीं पढ़ा है वो मैं पढ़ लूँगी, फिर पढ़ के मैं बता दूँगी, आप मुझे बता देना क्या बताना है। अनामलाई हो गया। अनामलाई से जब आप नीचे जाओ उसके बगल में ना एक पालिनी रेंज है, पालिनी, पालनी, पालिनी रेंज लिख लीजिए, पालनी या फिर पलानी दोनों इसको इसी का नाम है। कार्डामम हिल्स के बारे में सुना है? कार्डामम हिल्स, उसके नीचे जब आओगे तो आपको मिलेगा कार्डामम हिल्स, कार्डामम हिल्स। और उसके नीचे आप जाओगे आपको मिलेगा अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई, विच इज द पार्ट ऑफ मलाई, विच इज द पार्ट ऑफ तमिलनाडु, अगस्त्य मलाई। सबसे पहले अनामलाई, फिर पालनी, फिर कार्डामम एंड देन अगस्त्य, अगस्त्य मलाई। These are the ranges of Western Ghats. Please do not forget it. Do not forget its sequence. कहाँ से शुरू होता है, कैसे चलता है, ओके, दैट्स इट। एक और चीज़ लिख लीजिए पासेस के बारे में, बस उसके बाद ये वेस्टर्न घाट्स कंप्लीट। पासेस के बारे में यहाँ पे है कार्डामम हिल्स है और एक है अगस्त्य मलाई। इन दोनों के बीच में जो गैप है, जो पास है, उसे हम कहते हैं सेन कोट्टा गैप, सेन कोट्टा गैप। सेन कोट्टा गैप क्या करता है? ये एक पैसेज देता है, ये कनेक्ट करता है केरल को, केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है, सेन कोट्टा गैप, सेन कोट्टा गैप। पलक्कड गैप है यहाँ पे। अनामलाई और कार्डामम के हिल्स में एक गैप है जिसका नाम है पलक्कड गैप। ये पलक्कड गैप भी कनेक्ट करता है केरल को तमिलनाडु से, केरल को तमिलनाडु से कनेक्ट करता है। बस लिख लीजिए थाल घाट एंड भोर घाट। थाल घाट कनेक्ट करता है मुंबई को नासिक से, मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है, और भोर घाट कनेक्ट करता है मुंबई को पुणे से। बस डन। प्लीज डू रिवाइज इट। भूल जाओगे आप क्या? क्वेश्चन इसमें कोई इंपॉर्टेंट मेंस के लिए कोई क्वेश्चन है? मैंने आपको क्या चीज़ के लिए बोला? करंट अफेयर में कॉलेजियम सिस्टम के बारे में पढ़ने के लिए। प्लीज़ मेक योर आंसर अपने पॉलिटी के सर से, प्लीज़ चेक इट।
प्लीज़ चेक करा लीजिए उनसे। ओके, दैट्स इट, छुट्टी।